नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हर साल की तरह ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर की हवा दमघोटू हो गई है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी को सांस लेने में तकलीफ, गले में जलन जैसे लक्षण महसूस हो रहे। वायु प्रदूषण के चलते मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात दिखाई दे रहे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी जैसी स्थिति करार देते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए उपायों पर हलफनामा दायर करने को भी कहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिन के लॉकडाउन की सलाह भी दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि वो लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन लॉकडाउन एनसीआर में भी लगना चाहिए। हालांकि केंद्र लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को खरी खरी सुनाई है और कहा कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, तत्काल इसका सॉल्यूशन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर केंद्र ने जो हलफनामा कोर्ट में दायर किया, उसमें जिक्र है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली बड़ी वजह नहीं है। सिर्फ पराली से 10% ही प्रदूषण है, लेकिन सबसे ज्यादा किसान ही बदनाम होता है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को ऑड इवन और ट्रकों पर बैन लगाने की सलाह भी दी है। बता दें कि शनिवार को भी प्रदूषण के मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदूषण के लिए सिर्फ और सिर्फ किसान जिम्मेदार है। अब किसानों को कोसने का फैशन सा बन गया है। किसानों को कोसने की बजाय हम मिलकर अगर काम करें तो इसका एक समाधान निकल सकता है। लेकिन सवाल यह कि मिलकर काम करने से कौन किसको रोक रहा है। अगर दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार है तो केंद्र पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ये अपनी तरफ से शर्त रख रही है कि हम लगा देंगे तो एनसीआर वाले भी लगाएं। अगर आपके यहां दिक्कत है तो पहले आप लगाएं, बाकियों पर अपने आप दबाव होगा। यहां पर कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। और उसके बीच में जब प्रदूषण का जिक्र होता है, लोगों के स्वास्थ्य में तकलीफ की बात आती है, तो किसान को आगे कर दिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में जरूर कोर्ट के समक्ष कहा कि मात्र प्रदूषण में 10% की भूमिका है। अगर पराली से कोई प्रदूषण है तो उसकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ 10% है। किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। किसानों को कोसने का एक फैशन बन चुका है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो, यह केंद्र की तरफ से दलील दी गई है, सलाह दी गई है। ऑड इवन पर अभी काम नहीं हुआ है। अगर आप यहीं कर लेते तो शायद कुछ इसका असर हो सकता था। दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली बड़ी वजह नहीं है, यह भी केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है। पराली से दिल्ली में वायु प्रदूषण केवल मात्र 10% ही होता है, लेकिन पूरा ठीकरा किसानों पर फोड़ा जाता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण धूल की वजह से है, कंस्ट्रक्शन की वजह से है और धूल की वजह से है। इस पर कौन काम करेगा? ये सारी बातें केंद्र ने कही हैं, लेकिन कोर्ट ने सभी को फटकार लगाई और उनका सीधे तौर पर यह तर्क था कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि लोगों को जल्द से जल्द समाधान मिले, सॉल्यूशन मिले। अब कोर्ट की फटकार आप देखिए, एमसीडी पर ब्लेम डाल रहे हैं। यह कहा कोर्ट ने कि आप एमसीडी के ऊपर ब्लेम डालने लगे। हमें स्लोगन खर्च के ऑडिट आदेश के लिए आमंत्रित आप ना करें, क्योंकि जिस तरीके से स्लोगनों पर खर्च हो रहा है, अगर हमने ऑडिट कराया तो दिक्कत होगी। एक तरीके से संकेत भी दे दिया कोर्ट ने। हमें स्लोगन खर्च के ऑडिट आदेश के लिए आमंत्रित ना करें और जहां पर आपकी जिम्मेदारी है आप उस जिम्मेदारी को निभाएं। कोर्ट की फटकार है, कोर्ट की दिल्ली सरकार को यह फटकार है, जो ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें जैसी उम्मीद थी, सरकारों ने वैसा काम नहीं किया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो एमसीडी पर ब्लेम लगा रहे हैं, एमसीडी का उनके ऊपर ब्लेम है। ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई और फटकार लगाई गई। अब दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर से उन्हें बचाया जा सके। निजी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़कों से जो 30% यातायात है उसे कम किया जा सके। इसके अलावा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर रोक पूरी तरह से लगा दी गई है। लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जो हम भी आपको दिखा रहे हैं, वहां धड़ल्ले से जनरेटर भी चल रहे हैं, वहां पर काम भी हो रहा है। सरकार एक्शन में तो है, लेकिन कुछ लोग इसकी धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जो प्रदूषण घटाने के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए कदम है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदूषण पर प्रहार इस तरीके से हो सकता है, बच्चों को सांस की दिक्कत से बचाया जा सके, इसलिए स्कूलों को बंद किया गया। उसके साथ साथ जो सरकारी वर्कर्स हैं
उनको वर्क फ्रॉम होम की तरजीह दी गई है ताकि कम से कम 30% गाड़ियां सड़कों से कम हो जाए। विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उस पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगाई गई है। स्टोन क्रशर जो हैं उनको भी बंद करने का आदेश है। ये सारे कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। हॉट मिक्स प्लांट जो है उनको भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। नगर निकाय कूड़ा नहीं जलाएगा, यह भी आदेश दिया गया है कि नगर निकाय के जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा न जलाए। हर तरह के अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ पराली जलाने पर पाबंदी नहीं है बल्कि हर तरह के अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। अब सरकार एक्शन में है तो कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कि वो नियमों की धज्जियां जरूर उड़ाएंगे। गुरुग्राम, सोनीपत और बल्लभगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से जनरेटर भी चल रहा है, यहां पर आग भी जलाई जा रही है और निर्माण कार्य भी जारी है। तो वो तीनों तस्वीर जो पर पाबंदी होनी चाहिए थी और नहीं दिखनी चाहिए थी वो जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं। गुरुग्राम, सोनीपत और बल्लभगढ़ की 3 तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, जहां पर अवशेष जलाए भी जा रहे हैं और जहां पर जनरेटर, धुआं छोड़ता जनरेटर भी चल रहा है। और सिर्फ ये एक जगह की तस्वीर नहीं होगी, ऐसे न जाने कितनी तस्वीर है और उसी का नतीजा है कि प्रदूषण को लेकर सरकार के आदेश के बावजूद अभी आम व्यक्ति को राहत नहीं मिल रही है। तो प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना फैशन बन गया है, यह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह कहा है कि किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिम्मेदार जो है वो क्या मानने को तैयार है? सरकारों ने अपनी तरफ से आदेश दिया तो उसकी जो हकीकत है वो भी आप देखिए। कुछ जगहों पर पाबंदियां हैं लेकिन कुछ जगहों पर उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ये 3 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली एनसीआर का इलाका, गुरुग्राम, फरीदाबाद का अगर हम जिक्र कर लें तो यहां पर वाहन भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़े वाहन भी हैं जो हैवी ये ट्रक्स हैं वो भी वहां पर चल रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए कहा गया है कम से कम दिल्ली में, लेकिन वो भी अब तक नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार तो तैयार है पाबंदी लगाने के लिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि हम लगाएंगे तो एनसीआर वालों को भी लगाना पड़ेगा, अकेले हमारे लगाने से ऐसा नहीं होगा। यानी पहले तुम शुरू करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इस कदम पर दिल्ली सरकार बढ़ रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी बहुत सारे आदेश दे दिए गए, लेकिन वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो कि इस आदेश की अवहेलना करती दिख रही हैं। इन तीनों तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगाइए। इसके पहले हमने बताया कि एमएनएस मॉल का इलाका हो जहां पर जनरेटर चल रहा है, या फिर कई ऐसे जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, खुलेआम मापदंडों से इतर बिना ढके खुले में वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और इसकी वजह से और ज्यादा प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन जिम्मेदार कौन होगा और क्यों हर बार इस मुद्दे पर सियासत होती है, ये सवाल तो हम पूछते हैं, हर बार चर्चा करते हैं, लेकिन जब फिर से वही मौसम आता है, वही समय आता है तो सवाल मुंह बाय ऐसे ही खड़ा रहता है। बहरहाल तो बड़ी बहस में सवाल हमारा यही है कि दमघोटू हवा से राहत आखिर कैसे मिलेगी, यह सबसे अहम सवाल है और इसी की प्राथमिकता है। और यही बात कोर्ट ने भी कही कि हमारा समाधान की तरफ फोकस होना चाहिए, समस्याएं तो हैं ही। यह सवाल है कि दमघोटू हवा से कैसे राहत मिल पाएगी। प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना कितना सही है, यह हमारा अगला सवाल होगा। आखिर किसान इसके लिए क्यों बार बार जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है? किसानों का कोई इसमें रोल नहीं, और अगर है तो सिर्फ 10% की उसमें भूमिका उनके जरिए हो सकती है। कोर्ट में भी कहा गया हर बार यह सियासी मुद्दा क्यों बनता है प्रदूषण, और इस पर राजनीति भी होती है और यह दावा भी होता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम इस पर राजनीति नहीं करते, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। पर्यावरण के दुश्मनों पर आखिर कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई करने से इनको कौन रोक रहा है, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रमन मलिक साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है रमन जी आपका। महिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है महिमा जी आपका। विजेंद्र रेड्डू साहब हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। गुरजीत मान साहब हैं, कृषि विशेषज्ञ, हमारे साथ, बहुत स्वागत है गुरजीत जी आपका। एसके मित्तल हैं, रिटायर्ड रीजनल ऑफिसर, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, बहुत स्वागत है मित्तल साहब आपका भी। इन तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रमन मलिक साहब, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। आखिर कौन है जिम्मेदार और क्यों नहीं है हम पोल्यूशन से लड़ने को तैयार? दिल्ली सरकार कहती है हम अपने यहां लॉकडाउन लगा देंगे, लेकिन एनसीआर वाले भी लगाएं। आपने अपने यहां पर आदेश दे रखे हैं, उसकी अवहेलना खुलेआम हो रही है। पोल्यूशन कैसे कम होगा? अतुल जी, बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है।
और दिवाली के उपरांत आपको भी शुभकामनाएं। जी। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को संभालेंगे या एनसीआर को संभालेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री का दायित्व कहां तक है? पूरे ब्रह्मांड पे है क्या? पहले एक होगा तो वो होगा, जब तक दिल्ली ने कोई आदेश नहीं पारित करे थे उससे पहले हरियाणा सरकार ने चारों जिलों में जो दिल्ली के आसपास रखते हैं वहां पे प्रतिबंध लगा दिया। जी। ठीक है, उस प्रतिबंध के ऊपर कुछ कमियां हैं एग्जीक्यूशन की, जैसे जनरेटर कर रहा है या कुछ है, उसके ऊपर एक्शन एक अलग विषय है। लेकिन उस प्रतिबंध को लगाने वाले हम लोग पहले थे। पंजाब में क्या हालात है, नासा की पिक्चर्स आपको दिखाती है कि किस बेधड़क होके पराली को जलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं है, 10% का सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो सहयोग है। दिल्ली के अंदर इस समय जिस प्रकार से इंडस्ट्री विभाग चल रही है, एसटीपी टैंक आपने भी देखा होगा, जब ये छठ का पर्व था तो जो जहरीली झाग उसको दबाने के लिए पानी का छिड़काव करवा रहे थे जी। और हरियाणा से जब दिल्ली में पानी आता है तो उसकी गुणवत्ता, और जब दिल्ली से पानी हरियाणा में जाता है तब उसकी गुणवत्ता, चाहे तो आप अपनी चैनल से करा लीजिए तो वो भी फर्क दिखता है आपको। तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो एक व्यक्ति धूर्त है वो पूरे ब्रह्मांड को धूर्त अपने पने से छकाना चाहता है। वो ये बोलता है कि मैंने इजाद कर लिया जी बायोडिग्रेड करने का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया पूसा से लेकर आया हूं। वो 40,000 रुपए का आरटीआई के माध्यम से मैं बता रहा हूं, 40,000 का सारा केमिकल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में 23 लाख रुपए और उसके प्रचार में 15 करोड़ रुपए। ठीक है। और उसको मिला कितने लोगों को? 310 लोग। चलिए, यानी आपका कहना है कि जो काम दिल्ली अब करने को तैयार है, जिस पर विचार कर रहा है, वो काम हरियाणा में पहले ही हो गया। पंजाब के वजह से भी कुछ प्रदूषण है क्योंकि वहां खुलेआम पराली जल रही है। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा उसका रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो रोल उसका है। महिमा सिंह जी, सवाल इसी बात का है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि एनसीआर वाले पहले लगाएं तो हम भी तैयार हैं। पंजाब में खुलेआम पराली जल रही है जिससे 10% ही सही, लेकिन उससे भी कम से कम प्रदूषण है। हरियाणा सरकार ने तो पहले से ही पाबंदी लगा रखी है, कुछ जगहों पर अवहेलना हो रही है, सख्ती ये कर देंगे, ये बात कह रहे हैं रमन मलिक। अतुल जी, देखिए, हमने तो आज ये कहा ही है राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस देश की जनता को जानने का अधिकार तो है। प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर जो कदम उठाए हैं उसको लेकर के श्वेत पत्र जारी कर दें। बातें बताना और बातें कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन सत्ता में बैठे होकर के जवाबदेही करने का जो दायित्व है उसकी अनदेखी करना, उस दायित्व से पीछे हटना इस सरकार की आदत सी बन गई है, ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर हर मसले पर जो है हस्तक्षेप कर रहा है, उससे सरकार को बार बार समस्या भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय को ये बोल भी देते हैं कि आप इसमें ना आए बीच में, ये आपका मसला नहीं है। इस बार ऐसा नहीं बोल पाए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जरा अच्छे से फटकार लगाई है और ये कहा भी है कि आप बार बार किसानों के ऊपर बात को डालना बंद करें। केंद्र सरकार से भी कहा है, दिल्ली सरकार से भी कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक बात आती ही क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय का कार्य ये तो नहीं है इस देश के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा यदि इस देश के न्यायालय जो है वो सरकार का कार्य निर्वहन भी करने लगेंगे? तो सरकार को ये चाहिए कि पहली बात तो कदम उठाए और उन कदमों को उठा करके जनता को बताए, न केवल विज्ञापनों पर अपना जोर देकर रखे, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल भी उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूछा है
कि आप जरा ये बता दें कि आपने विज्ञापनों के ऊपर कितना खर्च किया है और फिर ये बताएं कि आपने इसको लेकर के क्या कार्य किए हैं। और इसी बाबत उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाएं, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग से सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए आज दोबारा से ये कहा कि ये हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर सरकारों को एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स का एजेंडा भी इस सर्वोच्च न्यायालय को सेट करके देना पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें दुखद है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि विश्व स्तर पर हमारी राजधानी जो है वो जहरीली हवा में अव्वल नंबर पर पहुंच गई है। और आपने शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा था, ये सियासत का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, इस देश की जो है वो इसका प्रशासन दिल्ली से चलता है, यहाँ सभी की आवाजाही है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और होना भी चाहिए। लेकिन महिमा जी जो बात रमन मलिक साहब कह रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली सरकार का जो जिम्मा है, केंद्र का जो जिम्मा है, वो उनको निभाना चाहिए। तभी शायद फटकार भी कोर्ट ने उनको लगाई है कि हमें समाधान चाहिए, हमें इसमें खींचतान नहीं चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो ये कदम पहले ही उठाए हैं, जिसके लिए आप श्वेत पत्र की मांग कर रही हैं, रमन मलिक कह रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर पर की गई और ये जवाबदेही केंद्र सरकार से मांगी गई कि क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मैंने नाम लिया, हरियाणा सरकार का नाम न तो मैंने लिया है न सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। मैं तो हरियाणा सरकार के लिए पूछ रहा हूँ। रमन मलिक ने तो ये कहा ना कि वहां का विषय वो है, वहां केंद्र की सरकार जवाब दे रही है, कोर्ट में दे रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार वो अपनी बात रख रही है। हरियाणा सरकार ने तो कदम पहले उठाए हैं, उनका तो जिक्र होना चाहिए ना। आपका विषय आज जो चर्चा का है वो मेरा ख्याल है आज सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला नहीं, मेरा विषय है प्रदूषण का। वो प्रदूषण पंजाब से अगर आ रहा है तो वो भी चर्चा का विषय है, वो प्रदूषण हरियाणा से आ रहा है तो वो भी चर्चा का विषय है, वो प्रदूषण एनसीआर से आ रहा है तो वो भी चर्चा का विषय है, वो प्रदूषण अगर राजनीति से आ रहा है तो सबसे बड़ा विषय है। मेरा सबसे अहम विषय यही है कि इसमें राजनीति ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। बहरहाल रेडू साहब हमारे साथ हैं बहुत जल्दी से। विजेंद्र रेडू साहब, हरियाणा सरकार ने तो कम से कम एहतियाती कदम उठाए हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़े उसके लिए फिर से किसान जिम्मेदार माना जाए, केंद्र सरकार ये कहे कि नहीं भाई उनका इसमें कोई रोल नहीं है, फैशन सा बन गया है, उनकी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं, अगर है भी उसकी वजह से कोई प्रदूषण तो मात्र 10%। लेकिन उसी हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले जो कि दिल्ली में सरकार में मुखिया हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा जिम्मेदार। हर बार का उनका यही रोना है कि हरियाणा जिम्मेदार। तो देखिए, प्रदूषण आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है और आज के समय की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसको हमें किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित कर लेना चाहिए। अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी देते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया कि आप जो है किसानों के ऊपर दोष मढ़ने की बजाय अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। अब हमारे रमन भाई ने दिल्ली के बारे में विस्तार से बता दिया और दिल्ली वालों ने हरियाणा के बारे में या एनसीआर के बारे में विस्तार से बताने का काम किया है। लेकिन इसके समाधान की बात रही गई। 2014 में WHO ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली जो है वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित पोल्यूटेड राजधानी है, पोल्यूटेड है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी बनाई गई थी, EPCA, और उसके तहत ये ग्रेप नाम की एक प्लान बनाई थी। ठीक है। उस प्लान को 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन 2016 से लेकर के आज तक जो पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर का एक्शन लेना चाहिए था, मैं समझता हूं किसी भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। केवल और केवल इसके ऊपर जब प्रदूषण आता है नवंबर दिसंबर के महीने में, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती हैं, लेकिन इसका समाधान किसी भी सरकार ने किसी प्रकार से नहीं उठाया। अभी ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने स्टेप ले लिए और एनसीआर के 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर उन्होंने पहले से ही प्रतिबंध लगा दी। अतुल जी, मैं जानना चाहता हूं, प्रदूषण जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसान का तो मात्र 10% भी हिस्सा नहीं होता है, बाकी 90% के तो अदर रीजंस हैं, जिसमें चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, चाहे डोमेस्टिक का है, चाहे वाहन का है, चाहे इंडस्ट्री का है। इन सारे के सारे प्रदूषण ये तो पूरे के पूरे वर्ष चलते हैं, ये कभी सीजनल नहीं होते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, उनकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए यहाँ पर बैठ करके। और हम जो उनको सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, कि सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि ये प्रदूषण कम हो,
सरकार को पेड़ पौधों का ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। सरकार को जो वाहन निकलते हैं उनके प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। वाहनों की संख्या के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से इस तरह की समस्या से निजात नहीं दिलाई जा सकती। ये देखिए कितने गंभीर विषय की बात है कि प्रदूषण जैसे मामले में, जिसमें 2016 में एक स्पेशल संस्था इंस्टीट्यूट की गई, अथॉरिटी बनाई गई कि आप इसके ऊपर काम करेंगे, उस संस्था से सरकार के द्वारा कितना काम करवाने का काम किया गया। बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ 2 महीने की बात नहीं है। उस एक सीजन में जब प्रदूषण बढ़ जाए, उस महीने में बढ़ जाए तो हम चर्चा कर ले, उसकी बात नहीं है। इसके लिए हर साल, सालों साल, हर दिन काम करना होगा, वो तंत्र डेवलप करना होगा, तब उसका कोई असर आएगा। हमारे साथ मान साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मान साहब उससे पहले मैं चाहूंगा रमन मलिक से एक जवाब ले लूं। रमन मलिक साहब, आपने सुना महिमा सिंह जी का कहना है कि चूंकि दिल्ली में जो सरकार है वो केंद्र की सरकार की तरफ इशारा कर रही है, वो आपकी है, वहां आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है, उन दोनों की जवाबदेही है। नेशनल सिनेरियो में उन्होंने, उनकी पार्टी ने आपसे श्वेत पत्र मांगा है कि क्या क्या कदम उठाए। सिर्फ हरियाणा तक आप सीमित मत रखिए। और जो बात रेड्डू साहब ने कही है, मुझे लगा स्वागत योग्य है कि हमें हमेशा इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं, हम उस 2 महीने में ही चर्चा करते हैं। मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि मीडिया भी जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो हमारा फोकस उस पर होता है। मैं सबसे पहले अपने ऊपर ये बात कह रहा हूं, फिर आप लोगों को कह रहा हूं। अतुल जी, मैं बिल्कुल सही मानता हूं इस बात को कि पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और अपने गिरेबान में झांक के मैं हमेशा ये बोलूंगा कि प्रदूषण और प्रकृति के लिए जितना करा जा सके वो कम है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने एक जनसंख्या का विस्फोट करा है जी। और हम पूरे जो माता है धरती, उसके संसाधनों को खाते जा रहे हैं, उनको यूज करते जा रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से वापस देना जरूरी है। और इसीलिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है जो कि निरंतर है। अब आपको याद होगा कुछ समय पहले आपके चैनल ने भी कवर करा था, एक पौधागिरी करके छोटा सा कार्यक्रम 2021 में हमने वित्त वर्ष में चलाया था, जिसमें स्कूलों के बच्चों के माध्यम से हमने 1 हफ्ते में पेड़ लगवाए थे। उसके माध्यम से लगभग 9 लाख पेड़ हरियाणा में लगे। इस साल का 1.25 करोड़ से ऊपर का टारगेट है पेड़ लगाने का, इस साल का 21-22 का। उसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग हर बड़े शहर में जहां इंडस्ट्री थी वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और सख्त करा गया है, चुस्त करा गया है। जहां जहां दिक्कत आ रही है वहां पे एसटीपीज की जहां जरूरत है वो निर्माण में है, कुछ बन गए हैं, कुछ चालू हो गए हैं, कुछ और बन रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। इंडस्ट्री जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर खास नजर रखी जाती है। ठीक है, यानी कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने में ही कदम उठाया जाए। रमन जी, लेकिन जब आप यही चीजें दिल्ली और पंजाब में देखेंगे तो आपको शायद पूरा किस्सा ही उल्टा नजर आएगा। वहां एक जगह तो आपस की गठबंधन, आपस का मुठबंधन, आपस का झगड़ा है कि वो किसी और चीज पे देखते ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति सरकार चला रहा है जो अपने आप मंत्रालय कोई नहीं रखता, और जो मंत्रालय या कोई विभाग भी रखता है तो उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर जो जनता एनसीआर में रहती है वो क्या करे। और आपको भी पता है कि लगभग 15,000 करोड़ की देनदारी अभी दिल्ली सरकार की एमसीडी की तरफ है, तो वो एमसीडी कैसे अपने काम करे। तो ये सारी विषय जो है ये बहुत सारा इंटरमिंगल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं और आपस में वो कनेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि भाई ऑडिट करने के लिए आमंत्रित मत करिए हमें, अगर आ गए तो दिक्कत होगी। और दूसरा कि ब्लेम गेम खत्म करिए, आप एमसीडी पर आरोप लगाएंगे और उसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत बकाया है तो काम करे कैसे। लेकिन समस्या रमन मलिक साहब ये है ना कि महिमा सिंह से मैं पूछूं हरियाणा के लिए तो कहे नहीं मैं दिल्ली पे बात करूंगी, चूंकि वहां से ऑर्डर निकल कर आया है।
आपसे मैं पूछूं तो आप कहे नहीं, दिल्ली और आप उसके साथ साथ दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब पर बात करिए, आप हरियाणा पर नहीं कर रहे हैं। मैं तो हरियाणा लेकिन पे बात कर रहा इससे हूं। ओवरऑल हमें निकलने की जरूरत है। बहरहाल गुरजीत मान साहब हमारे साथ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। गुरजीत मान साहब नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हो गया रमन साहब। आपने अपना हरियाणा सरकार का जो कदम था वो भी बताया और उनकी तरफ भी आईना दिखाया कि वो क्या कर रहा है। गुरजीत मान साहब, पहली बार है कम से कम कि किसानों के लिए कोर्ट में ये बात गई कि भाई सिर्फ वही प्रदूषण नहीं कर रहा है, अगर हो भी रहा है तो उससे 10% प्रदूषण है। एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और अभी भी किसान क्यों ये नहीं समझ पा रहा? लेकिन उससे भी अहम यह है कि ठीकरा सबसे ज्यादा उसके सिर ही फोड़ा जा रहा, निदान कैसे निकलेगा? मान साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा हुआ है। जी बोलिए मान साहब। जी अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जो कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई है वो 4% ही है, जो 2.5 ppm वाली पॉल्यूटेंट जिसकी हम बात करते हैं। और वो 10, जैसे कि आपने 10 की फिगर बताई, वो कम्युलेटिव फिगर है जिसमें आप जोड़ते हैं ppm 10 के फैक्टर्स को भी। ठीक है। सो पॉल्यूशन की बात हो रही है वो 2.5%, 2.5 ppm वाले की बात हो रही है। सो 4% ही कोर्ट की स्टेटमेंट में बताया गया है कि पोल्यूशन का फैक्टर आउट ऑफ स्टबल बर्निंग आता है। ठीक है। चलो, ये तो आंकड़ों की बात है। जो आज कोर्ट में सबमिट किया गया है, इसको किसान और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कभी से कह रहे हैं। लगभग 2015 से जब एनजीटी का ऑर्डर आया था, तभी से इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा रोल नहीं है। इसका विजिबल इफेक्ट बहुत है, जहां भी पराली जलती है बहुत बड़े एरिया में जलती है और आपको दूर तक लगता है कि कितना धुआं हो गया, कितनी पॉल्यूशन होगी। दूसरी बात, ये वाले पॉल्यूटेंट लेस टॉक्सिक हैं, जैसे हवन की लकड़ी है वैसे ही पराली की स्टबल है। ये ऑर्गेनिक है। इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है वो दिखता नहीं, इनविजिबल है, वो मोर टॉक्सिक, मोर डेंजरस भी है। दूसरी बात जो आपने बात की, सारा ठीकरा किसान के सर पे फोड़ा जाता है, वो बिल्कुल सही है और मीडिया भी उससे वंचित नहीं है, परहेज नहीं रखता। आप कितनी भी अखबारें उठा के देखेंगे हरियाणा की, पंजाब की, तो आप ये पाएंगे कि आज इतने किसानों को पराली जलाते पकड़ा गया और उन पे इतने किसानों पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन मुझे टेलीविजन स्क्रीन से और अखबारों में कभी ये नहीं दिखता कि कितनी इंडस्ट्रीज को पॉल्यूशन के तहत बुक किया गया या उन पे जुर्माने लगाए गए। आप क्योंकि टेलीविजन से जुड़े हैं, आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर वो भी ऑफेंडर्स हैं तो उन्हें क्यों नहीं अखबारों में उजागर किया जाता? बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो उजागर नहीं है या उन पे पनिशमेंट्स नहीं, पेनल्टीज नहीं लग रही, लेकिन उन्हें सीक्रेट बॉक्स में क्यों रखा जाता है? क्या उनको डीफेम करने से सरकारें डरती हैं और किसान को डीफेम करने में कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन ये बहस के मुद्दे अलग हैं। मुद्दा इस बात का है कि पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए। पहली बात तो जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बाकी साथी भी बैठे हैं, कि पॉल्यूशन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और ये तीनों साथी हिंदुस्तान के दृश्य में तो बड़ी बड़ी पार्टियों से आते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो हम बहुत छोटे पड़ते हैं। और कोपेनहेगन 26 में भी अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कितने ही राष्ट्र बाद में जो बहस हुई उसमें असहाय नजर आए कि ये इतना आसान नहीं है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, जितने वहां सेमिनार्स में डेलिब्रेट किया गया। इसलिए मैं एक तो जो इसका एक गोल्डन वर्ड्स में ये कहना चाहूंगा कि इसमें टाइम इज ए बिग रेमेडी। किसान उस इकोसिस्टम में रहता है जहाँ पे वो अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से पोल्यूशन करता है। बाकी जो दिल्ली के वासी हैं वो फिर भी एसी कारों में घूमते हैं, एसी दफ्तरों में रहते हैं, वो उतने डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हो सकते स्टबल बर्निंग से जितना स्टबल जलाने वाला किसान खुद उससे अफेक्टेड होता है। उसके बच्चे, उसकी फैमिली वहीं होते हैं जहां वो उसको कहीं ना कहीं मजबूरी से ये आग लगानी पड़ती है। इशू ये भी नहीं है कि किसान की वजह से क्या हो रहा है, होता ही है कि दिल्ली तो हमेशा ही हैवीली पोल्यूटेड है। उसमें जब किसान की पराली का धुआं इधर उधर से आकर के ऐड ऑन होता है तो वो एकदम से सबको लगता है कि दिस इज द रीजन एंड दिस इज द सोल रीजन। जबकि स्टेटमेंट में तो आज दिया गया है, ये स्टेटमेंट में भी आज इसलिए दिया गया कि
कहीं ना कहीं जो एनजीटी का 2015 में जो फैसला आया था जी वहां उस फैसले में भी काफी चूक हुई थी। उसमें जज साहब की कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो उसमें एक कंप्लेनेंट थे और उनके एक काउंसिल थे और उसके बराबर 10 रिस्पोंडेंट थे, अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और 10 ही नेचुरली उनके सॉलिसिटर्स भी थे। उन्होंने अच्छे से उस केस को डिस्क्राइब नहीं किया। वो केस जितने साल भी चला और जज साहब ने फिर उसको एक तरह से एक्स पार्टी फैसला दिया। उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया था कभी भी कि कितना फैक्टर्स किस किस पार्ट से आते हैं, ये बिल्कुल, सबल का बिल्कुल। तो सेपरेट नहीं किया गया था। वहां से ये बीमारी शुरू होती है। और अब हमारे जितने भी लोग हैं वही, जैसे आपने कहा कि किसानों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, किसान तो खुद इससे निजात चाहता है और धीरे धीरे कर भी रहा है। किसान इतना रिसोर्सफुल नहीं है जितनी रिसोर्सफुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इस वजह से शायद इस बात का जिक्र केंद्र की तरफ से भी किया गया है और कोर्ट ने भी कहा कि जिस पर आप पूरा ठीकरा फोड़ते हैं, एक फैशन बना रखा है, उसकी कितनी भूमिका है। और अगर वो ये कर भी रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, सरकारों ने पहल की अपनी तरफ से, वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, तो उसका इफेक्ट सबसे पहले वो अपने आपको ही देता है, अपने परिवार को देता है। लेकिन जो लोग इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। महिमा सिंह जी, आप जो सवाल पूछ रही थी, रमन मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन पंजाब ने क्या किया है, दिल्ली ने क्या किया है। लेकिन आप दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है, जो पूरे देश के लिए, उससे जवाब मांग रही हैं। सवाल इस बात का है ना कि जवाब तलब कब तक होता रहेगा। आखिर जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रीज से लेकर तमाम वो लोग जो कि खुलेआम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उन पर पाबंदी किसी भी सरकार के रहते क्यों नहीं खुलकर हो पाती है। बातें तो होती है, पाबंदी नहीं लगती है। अतुल जी, आज की चर्चा का विषय मेरे पास जो भेजा गया था और जो आपने शुरू में कहा, मैंने क्लब कर दिया महिमा जी, मैंने क्लब कर दिया सुनिए, आपने सवाल पूछा है तो सुन लीजिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए। कि मेरे पास जो सूचना भेजी गई और जो मैंने आज यहाँ सुना भी शुरुआत में आपको बोलते हुए, और आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो आज एक फैसला आया बिल्कुल, है, वो बिल्कुल फैसला है जिसमें जवाबदेही मांगी गई है। तो मुझे लगता है कि चर्चा उसके परिप्रेक्ष्य में ही करिए, बिल्कुल करिए। मैंने तो उसमें थोड़ा सा बस ऐड किया है, पंजाब को भी ऐड कर दिया है, दिल्ली के सरकार का भी ऐड कर दिया है। यदि आप बोल रहे हैं तो मैं चुप रह लेती हूँ। नहीं, आप बोलिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि विषय को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया है। विषय तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है वो बिल्कुल, आप हरियाणा की बात करेंगे तो फिर हरियाणा में तो हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने डेंगू के ऊपर क्या कदम उठाए हैं उन पर भी जवाब मांगा है, फिर उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा है, विषय का विस्तार करना बहुत अच्छी बात है और मैं इसमें पूरी आस्था रखती हूँ। तो फिर पूरा विस्तार कर लेते हैं और चर्चा का समय भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, जिस पर हम सबको आज केंद्रित रहने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर सबको चिंतन करने की आवश्यकता है, वो फैसला इसी ओर इंगित करता है जो आपने अभी बात कही, कंस्ट्रक्शन साइट। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल दिल्ली के अंदर खुलेआम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है सेंट्रल विस्टा का, जिसके ऊपर और भी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन क्या वहां सारा कंप्लायंस हो रहा है, ये भी देखने की बात है। जितनी इंडस्ट्रीज की बात अभी यहाँ उठाई गई है, उसमें कौन कौन से अधिकारी जो है किसी तरह का ब्रीच कर रहे हैं परमिशंस देने में या कंप्लायंसेस को चेक नहीं कर पाने में, उस पर भी देखने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल ठीक ये हलफनामा मांगा है सरकारों से और शायद कल तक आ जाना चाहिए कि कौन से उद्योगों को अभी बहरहाल बंद किया जा सकता है, कौन से यातायात के साधन ऐसे हैं जो गैर जरूरी हैं, उनके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल बात ये 16 आने सच है कि सियासत का मुद्दा न ये है न ये होना चाहिए, ये पूरे देश का मुद्दा है। दरअसल बात तो ये है अतुल जी कि जो भी मुद्दे सियासत के मुद्दे बन जाते हैं वो दायित्व के मुद्दे होते हैं। लेकिन जब दायित्व में कोताही होती है तब उनके ऊपर जो सवाल जवाब होने लगते हैं उसे सियासत का नाम दिया जाता है, और वही आज हो भी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के, विपक्ष को भी साथ लेकर के, जहां जरूरत पड़े वहां सरकार को आगे। अच्छा महिमा जी, मैं अब आपको रोक रहा हूं, समय भी थोड़ा कम है और लोगों के पास भी जाना है। मेरा सवाल ये था कि आपने दोनों बार में फोकस किया, बार बार ये कहा कि मेरे पास ये विषय पहुंचाया गया था, मेरे पास विषय आया था कि जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया उस पर हमें चर्चा करनी है। मुझे लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर में पंजाब को भी फटकार लगी और पंजाब में आपकी सरकार है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी चर्चा आपको करनी चाहिए ना। वही बात तो रमन मलिक पूछ रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि हमने तो विषय थोड़ा बढ़ा दिया है, और बढ़ाने के साथ साथ पंजाब को तो फटकार भी लगी है, उसमें हरियाणा भी है।
हम हरियाणा पर भी चर्चा करेंगे, हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी चर्चा करेंगे, हम केंद्र की भूमिका पूरे देश के लिए प्रदूषण को लेकर कितने कदम उठाए हैं उस पर भी सवाल करेंगे। पंजाब को छोड़ नहीं देंगे, पंजाब को छोड़ नहीं देंगे, पंजाब पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। आप भाजपा प्रतिनिधि के साथ मिलकर सवाल पूछ रहे हैं। महिमा जी अब ये तो बहुत ही अनर्गल सा आरोप हो गया कि भाजपा प्रतिनिधि के साथ मिलकर मैं सवाल पूछ रहा हूं। चलिए आपसे मिलकर सवाल पूछ लेता हूं, आपसे मिलकर सवाल पूछ लेता हूं। आप आम आदमी पार्टी के लिए सवाल पूछेंगी, कांग्रेस के लिए नहीं पूछेंगे? अभी आपने ही कहा कि रमन महिमा जी ये बड़ा अतार्किक सा तर्क था जो कि कोर्ट में तुरंत खारिज हो जाएगा। इसका पुख्ता इंतजाम मैं करूंगा, कोर्ट में तुरंत ये खारिज होगा। ये बहुत ही अनर्गल सा आरोप है। अगर आप चर्चा कर रही हैं और खुद मान रही हैं कि प्रदूषण पर हमें वैश्विक तौर पर चर्चा करनी चाहिए, हमें देश में चर्चा करनी चाहिए, तो पंजाब को छोड़कर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप दिल्ली को कोसेंगी, दिल्ली की सरकार को कोसेंगी, हरियाणा को कोसेंगी, पंजाब पर कहेंगी कि कुमारी शैलजा जी ने हरियाणा में बोल दिया है और पंजाब पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अरे भाई आप बार बार कह रही थी ना महिमा जी कि कोर्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी ऑर्डर में पंजाब का जिक्र है। ये कह दिया तो आपको तकलीफ हो गई, ये समय का ये मैंने ये कह दिया तो आपको तकलीफ हो गई महिमा जी? क्या कोर्ट से अलग मैंने कुछ बोला है क्या? कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों से भी जवाब मांगा है कि आप क्या कर रहे हैं जरा बताइए। तो आप हरियाणा पर भी चर्चा नहीं करेंगी, पंजाब को छोड़ देंगी और दिल्ली पर सिर्फ चर्चा करेंगी। उसी ऑर्डर का ही मैंने जिक्र किया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं ऐड किया उसमें। फिर आप मुझ पर आरोप लगा देंगी। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, साबित करने में आपके लिए दिक्कत होगी। मैं किसी से मिलकर सवाल नहीं करता और अगर आपका सवाल वाजिब होगा तो मैं आपसे मिलकर इनसे सवाल कर लूंगा। मैं इस तरीके की ही चर्चा करता हूं। आपके सवाल में दम होना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहरहाल रमन मलिक जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत छोटा सा, उसके बाद मैं रेणु साहब के पास जाऊंगा। सुन लिया महिमा जी, आपका तर्क सुन लिया, दम नहीं था उसमें, बिल्कुल दम नहीं था मैडम, माफ करिए। रमन मलिक को सुनते हैं। रमन मलिक, पंजाब को छोड़ दें, कोर्ट के ऑर्डर पर हम चर्चा करें, हरियाणा पर शैलजा जी ने बोल दिया है, सिर्फ दिल्ली की सरकार और जो वहां पर केंद्र की आपकी सरकार है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, कांग्रेस तभी बोलेगी। देखिए रमन मलिक, देखिए ऐसा है अतुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो? बिल्कुल आ रही है, बहुत शानदार आ रही है, बोलिए जल्दी से। तो ऐसा है कि जैसे आपको याद होगा एक मेमोरेंडम बुक में राहुल गांधी अपने फोन में से लिख रहे थे देख के, कांग्रेस का कुछ ना कुछ वैसा ही है कि जी पेपर हम सेट करेंगे, उसमें हम एग्जाम देंगे, अगर पास नहीं करो तो तुम गलत। ये क्या मतलब हुआ? आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तीनों को लेके कोर्ट ने बोले हैं, टिप्पणी करी है, उसी विषय पे बात हो रही है। अब उसका मतलब ये कि आप एंकर को भी बोल दो कि वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में देखिए व्यक्ति की सबको आजादी है ना, महिमा जी को भी आजादी है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं रमन भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, महिमा जी की आजादी है, वो बोल सकती है और उसका जवाब भी देना मुझे आता है। आप ये बताइए कि केंद्र की भूमिका इसमें कितनी है दिल्ली के लिए? ये सवाल कृषि विशेषज्ञ ने पूछा है, महिमा सिंह ने आया, मैंने नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। केंद्र की तरफ से हर सरकार को अनुदान और भूमिका उनकी जो है वो भी स्पष्ट करी जाती है, अनुदान भी दिए जाते हैं, पॉलिसी भी बना के दी जाती है, ग्लोबल स्तर पे जो पॉलिसियां बननी है, अलायंस होने हैं, वो करा जाता है और वो करती रही है, ये सरकार कर रही है। आपके सामने इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस के समय कैसे उन्होंने ब्लेयर साहब ने बोला था, नहीं क्या नाम है इनका, जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था बोरिस जॉनसन ने, देयर इज वन सन, देयर इज वन वर्ड एंड देयर इज वन नरेंद्र मोदी। तो वो क्या दिखाता है कि जो ये विषय है कोपा 26 का, उसमें भी कि अगर जो प्रदूषण का और पर्यावरण का विषय है उसके ऊपर ये सरकार की जब विश्व में और सरकार के मुखिया की विश्व में वाहवाही हो रही है, तो उसका मतलब वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना साहब। बेशक कांग्रेस के हिसाब से कुछ ना कर रहा हो, लेफ्ट के हिसाब से कुछ ना कर रहा हो, जो एक पुरानी जमात थी जिसको ये लगता था कि जी हम ही सर्वे सर्वा हैं इंडिया के, उनके लिए मुश्किल हो गई कि भारत अपनी लोकल डायलेक्ट में, लोकल भाषा में, लोकल जगह पे सोचने लग गया। बहरहाल आज मैं ये सामने आपके रखता हूं कि जैसे अब दिल्ली की बात में आप आंकड़े देख लें, यमुना को क्लीन अप करने के लिए 2300 करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार दे चुकी है दिल्ली सरकार को। ठीक है,
तो मैं ये समझना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी रकम इतने छोटे से प्रदेश को दी तो उसमें काम क्यों नहीं हुआ? ये विषय है। और विषय, महिमा जी भी वही हवा को सांस लेती हैं, रोडू साहब भी वही हवा को सांस लेते हैं, मैं भी, आप भी। तो क्या हम और हमारे बच्चों के लिए हम ये आज सीरियस होके ये नहीं पूछ सकते कि जी ये जो दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो सब्सिडी थी उसको एकदम खत्म कर दिया, कम कर दिया, क्यों करा गया? क्यों नई नई पॉलिसी जो एसटीपी के प्लांट्स रेस्टोरेंट्स में लगने चाहिए थे, माइक्रो प्लांट जिसकी प्रोविजन हुई थी, वो वापस ले लिया स्टेप? ये इस प्रकार के चीजें जो हैं वो आप कब तक छुपाते रहेंगे? ठीक है रेणु साहब, सवाल इस बात का है कि आपने भी कुछ सुझाव दिए, लेकिन उस सुझाव पर हम हर बार चर्चा करते हैं, हर साल यही समय आता है, हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकल पाता है। और जिस तरीके से एक दूसरे पर गेम खेला जा रहा है, दिल्ली सरकार कह रही है कि एनसीआर वाले करें, हम तैयार हैं, तो पहले ही वो क्यों नहीं कदम उठा ले रहे हैं? फिर कहते हैं कि हमने कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ज्यादा दम दिखाई देता। पंजाब पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने तो सभी को फटकार लगाई है, किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि सांस सभी ले रहे हैं और वही सांस ले रहे हैं, वही हवा है सबके लिए। अतुल जी, जो हमारे विशेषज्ञ ने एक बात कही थी कि जो मजबूरी वंश अपनी पराली वगैरह जलाता है तो सबसे पहले वही इफेक्टेड होता है। कोई नहीं चाहता कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो। सन 1986 में इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट बनाया गया था इंडिया में जी। 1986 के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रह चुकी है और हमारी कांग्रेस वाली बहन भी खूब इनका भी शासन केंद्र में रह चुका है। वो 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था उसके ऊपर कितना काम हुआ? पोल्यूशन तो हर साल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जो है ना 2016 में फिर ईपीसीए बना, जिसने ग्रैब के नाम से एक सिस्टम बनाया कि ग्रेडेड करके रिस्पॉन्स एक्ट प्लान हम बनाएंगे। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। कितनी इसमें प्रोग्रेस आई? कार्य नहीं किया जा रहा है अतुल जी, केवल और केवल डिबेट की जा रही है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे पैनलिस्ट जो है ना बड़े बुद्धिमान लोग हैं, हम मुद्दे की चर्चा न करके फिर कहीं ना कहीं वहीं घूमने का प्रयास करते हैं। मुद्दा यह है कि पोल्यूशन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। देखिए, जहां तक पराली का चाहे बेशक 10% ही उसमें हिस्सा है, अगर उसको भी कुछ मिनिमाइज किया जाए तो भी पोल्यूशन में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। ठीक है। जब से ये सरकार बनी है और ये कमेटियां बनाई गई हैं, एनजीटी ने भी काफी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया था ये 2015 में या 16 में कि ये पराली जलाना बंद किया जाए, जिसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय एग्रीकल्चर काउंसिल है उसने एक अनुमान लगाया कि पराली जलाने से किसानों को लाखों करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। इसका समाधान सरकार ने क्यों नहीं निकाला? इतने दिनों में क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई जिससे किसान को आमदनी भी हो और ये पोल्यूशन में भी सुधार हो? इस तरह की कोई भी निस्तारण की व्यवस्था सरकार के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की गई है। किसान बेचारा मजबूर है, अगर वो पराली के बचे हुए स्टबल को नहीं जलाएगा तो वो अगली फसल नहीं बीज सकता, अगली फसल नहीं बिजाई करेगा तो वो खाएगा क्या? और उसका कोई समाधान नहीं है। सरकार ने क्यों नहीं ऐसी कोई तकनीक निकाल करके दी जिससे किसान खुश होकर के स्वयं भाग करके कहता भाई मेरे को ये तकनीक दो और मैं इस तकनीक का फायदा उठाऊंगा। आज तक कोई ऐसा तकनीक नहीं। हाँ, कानून बना दिए रमन जी, कानून बना दिए। आज भी फतेहाबाद में किसानों के ऊपर आपने मुकदमा दर्ज करने का काम किया। एग्रीकल्चर के ऊपर एक मिनट रमन जी एक मिनट आप बोलना। आप जो है ना सैटेलाइट से पकड़ते हो कि किसान कहाँ पराली जला रहा है, नासा से आप रिपोर्टें मांगते हो और उसके ऊपर 30 मिनट के अंदर जाकर के कार्रवाई करने का काम करते हो। आप मुझे ये तो बता दीजिए कि उस किसान को मजबूरी को बिजली बनाने वाला। ठीक है रेणु साहब, मैं आपको रोक रहा हूं सर, समय नहीं है, समय की कमी है। रेणु साहब मैं आपको रोक रहा हूं, रमन जी आपको भी बहुत जल्दी से। मान साहब, जिसका आपने जिक्र किया और आपने बहुत अच्छे से उसको साइंटिफिकली समझाया कि कितना कितना परसेंट है और क्या उसका योगदान है और किसान वाकई कितना उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है। जिन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो आपने खुलकर कहा कि उनकी चर्चा भी नहीं होती और उनके खिलाफ कोई एक्शन होता तो कतई नहीं दिखता है। अगर वो नहीं होगा तो आपको लगता है कि हाँ, कोर्ट की सख्ती के बाद, सरकारों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद पॉल्यूशन में कोई कमी आएगी? जयतुल जी सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए जल्दी से सर। देखिए,
जैसे कि अब सारी बहस में भी निकल के आया कि जब ये प्रदूषण का समय आता है तब बहुत सारे इस पे मंथन भी किए जाते हैं, कोर्ट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, सरकारें भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ अपनी इसकी अवेयरनेस कैंप्स वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। कोई अंतर आपको दिखने की बजाय बद से बदतर होती जा रही है। क्यों नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता? क्योंकि जो ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, ये साल में 2 बार का इवेंट है। एक बार रबी की फसल में और दूसरी बार इस अपनी खरीफ की जी लेकर के दिन का अलग अलग इलाके के हिसाब से। उन दिनों में हम क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर सकते? अब लॉक कोरोना वायरस की वजह से आया तब भी तो बंद करना पड़ा, बिल्कुल, और तब बिल्कुल, सबने बिल्कुल। अनुभव भी उतरा था। जबकि एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस ज्यों के त्यों चलते रहे पूरे साल। केवल बंद थी तो इंडस्ट्री और व्हीकलर ट्रैफिक, व्हीकल्स का भी योगदान अगर आपने आंकड़े देखे हो तो पोल्यूशन में बहुत कम है, जिसकी बात बार बार दिल्ली सरकार भी कर रही है कि हम यहाँ लॉकडाउन लगा देंगे। बेसिकली व्हीकल्स की भी पार्टिसिपेशन उतनी ही है जितनी स्टबल की है, उससे ज्यादा नहीं है। मेजर पोल्यूटेंट्स हैं इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और आपको हैरानी होगी कि हाउस होल्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो जगह जगह पे चूल्हे जलते हैं, नेशनल लेवल के आंकड़े उसे जोड़ के इन चार को बड़ा प्रदूषण का कारण बताती है। होना अब ये चाहिए, क्योंकि विंडो जैसे कि इज वेरी स्मॉल, उसमें बायोडिकम्पोजर भी काम नहीं करेंगे, उसमें ये समय भी नहीं है कि किसान जी इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ स्टबल करते हैं। उसमें बहुत डीजल की खपत होती है, जहां एक और किसान को खर्चे की मार पड़ती है। तो क्या जो वो डीजल जलाया जाता है, क्या वो पोल्यूटेंट नहीं है? वो कहीं अधिक घातक पोल्यूटेंट है। बिल्कुल देखें तो इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है इस तरह की स्टबल मैनेजमेंट का। और दुनिया के की बात करूं तो वहां भी प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग ऑफ स्टबल है, जो फार्म साइंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उस टाइम वो दूसरी चीजों को शट डाउन करते होंगे। बिल्कुल, फोकस पॉइंट जहां पर होना चाहिए हम उससे डिरेल हो जाते हैं। उसमें किसान भी आ जाता है, उसमें पराली भी आ जाती है, उसमें व्हीकल्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट है, जो कि सबसे प्रमुख कारण है, इसके फायदे भी हैं, उन पर ना तो कोई एक्शन है और ना ही उस पर एक्शन होने की कोई मंशा किसी की दिखाई देती है। हालांकि ये सख्त आदेश जरूर सरकारों की तरफ से दिया जाता है, वो धरातल पर नहीं दिखता। महिमा जी, फाइनल कमेंट ही आपका। देखिए, प्रदूषण हर आदमी के लिए दिक्कत समस्या है, उसमें कोई पार्टी और पार्टी का अलग अलग बंटवारा नहीं हो सकता, ये आप भी मानती हैं। लेकिन यहां पर जिस बात का मान साहब जिक्र कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश की कोई भी सरकार हो, वहां क्यों आखिर उन मेजर जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से घातक प्रदूषण है, उस पर कम से कम कुछ दिनों के लिए पाबंदी नहीं लग सकती? ये मंशा क्यों नहीं दिखती महिमा जी? हमारे वेदों में कहा है अतुल जी, वायुर विश्वमिदं सर्वम प्रभु वायुश्च कीर्ततः। तो वायु को सर्वशक्तिमान कहा गया है, और वेदों के अंदर मुझे लगता है हमारी सरकार की आस्था भी है, हमारे देश के नागरिकों की तो है ही। और जैसा हमारे विशेषज्ञ महोदय ने कहा कि हवन से जो अग्नि का प्रवाह होता है, जितना प्रदूषण उतना है उसमें है, उतना ही किसान के द्वारा जलाई गई पराली में है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी कंप्लायंसेस की बात की थी, मैंने पहले भी ये बात की थी कि सियासत, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सियासत का मुद्दा नहीं है। सरकार इस पर कदम उठाए और नागरिकों को बताए कि हमने ये कदम उठाए हैं, कंप्लायंसेस की मांग करे, कंप्लायंसेस ले सारी इंडस्ट्री से, सभी जगह जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और मैंने यहाँ नाम भी लिया कंस्ट्रक्शन साइट्स का, वहां पर कंप्लायंसेस को सुनिश्चित करे कि कंप्लायंसेस हो रही हैं। जहां जहां कर्टनिंग करने की जरूरत है उसे करे, क्योंकि देखिए पिछले एक हफ्ते के अंदर जितने हार्ट अटैक्स की खबरें मैंने सुनी हैं वो मैं बयान नहीं कर सकती। पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने उतने हार्ट अटैक्स की खबरें दिल्ली भर से सुन ली हैं जितनी शायद पूरे वर्ष में नहीं सुनी होंगी। ये दुखद है, ये हम सबके प्रियजन हैं, हम सभी के सह नागरिक हैं, हमारी सरकार का दायित्व हम सभी के प्रति है। और जैसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली से कहा गया है, श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और उसमें ये बताए कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, नागरिकों को अवगत कराए उन कदमों से। ठीक है, रमन मलिक साहब जल्दी से जवाब देंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि ये इस समय जो इंडस्ट्री का, आपको याद होगा कुछ जब हम कोरोना के लिए हमने
लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में हुआ था, तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से गुरदासपुर से पहाड़ों की पिक्चर आई थी कि जहां पे स्नो कैप माउंटेन्स के दिखाई देने लग गए थे, या सहारनपुर से देहरादून के पार नजर आना शुरू हो गया था। तो उस समय तो कोई पराली का विषय नहीं था, उस समय व्हीकुलर मूवमेंट और इंडस्ट्री को बंद करा गया था। तो वो सिर्फ इतना सा दिखाता है कि जो मानक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सके, वो मानक स्वतः व सरकार के माध्यम से हर एक प्रदेश के अंदर जो सेट करे हो, उसी को अगर हम पालन करने लगे तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। तो एग्जीक्यूशन के लिए भी हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं सर, कुछ चीजें हैं जिसमें हम सब यानी आम आदमी तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि सरकारों को करना पड़ता है। हम उसकी बात कर रहे थे। आपने अच्छा उदाहरण दिया कि कोरोना की वजह से फैक्ट्रीज अगर बंद हुई तो फिर हमारा आसमान कितना साफ था। वो पहाड़ जो कि बगल में होकर भी नहीं दिखते थे, वो बहुत दूर से भी रंगी आंखों से दिखने लगे। तो ये सारी चीजें उस वक्त में जब एक कृत्रिम आपदा पैदा की हुई आपदा आई तो वहां पर प्रकृति को निखरने का मौका मिला, लेकिन फिर से जैसे ही प्रकृति ने हमें मौका दिया कि उससे हम निजात पाएं, मुक्ति पाकर आगे बढ़ें, हमने प्रकृति को फिर से बर्बाद करना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मान साहब आपका, रेडू साहब आपका, महिमा जी आपका और गुरजीत मान साहब आपका। तो प्रदूषण को लेकर हर बार सवाल उठता है, हर बार चर्चा होती है, लेकिन हर बार वही आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से वैसा ही होता दिख रहा है। दिल्ली की सरकार एमसीडी को जिम्मेदार मानती है, दिल्ली की सरकार हरियाणा पंजाब के किसान को जिम्मेदार मानती है। कोर्ट ने फटकार लगा के कहा है कि कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, और उसी के साथ साथ हरियाणा और पंजाब पर भी ये सवाल खड़ा किया गया कि आपने क्या किया और अगर नहीं किया तो क्या करने वाले हैं, जवाब दीजिए। नमस्कार।